Hello, friends. Welcome back to my educational channel, Winds of Change. इससे पहले के दो वीडियोस में मैंने उन तथ्यों और परिस्थितियों का जिक्र किया था जिसके कारण बाह्य आक्रमण भारत पर होता रहा। हम कहते हैं भारत पर आक्रमण, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के सिर्फ उत्तरी पश्चिमी सीमा तक ही आक्रमण का प्रभाव पड़ता रहा। कभी कभी हमें देखते हैं कि ये बाह्य आक्रमणकारी दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, लेकिन भारत का संपूर्ण भूभाग इनके प्रभाव से दूर रहता है और जैसा सामान्य जनजीवन होना चाहिए वो व्याप्त रहता है। हमने देखा कि 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है और उनका मंगोल साम्राज्य उनके 4 पुत्रों में विभक्त हो जाता है, जिसमें आपसी संघर्ष भी हमें दिखाई देता है, जिसे हम वर्चस्व की बात समझते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद गजनी की भी मृत्यु 1230 में हो जाती है, सिर्फ 3 साल के अंतराल पर। हम ये देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठाया और दिल्ली सल्तनत एक मजबूत सल्तनत के रूप में उभरा। हम ये जानते हैं कि अफगानिस्तान से लेकर के पश्चिमी और मध्य एशिया का जो आपसी संघर्ष था, जो साम्राज्य के उत्थान और पतन के कारण हमेशा युद्धरत रहता था, उसका प्रभाव दिल्ली के उत्तर पश्चिम सीमा पर पड़ता रहा। इस प्रीवियस एक वीडियोस में मैंने चंगेज खां के आक्रमण और मंगोलों के आक्रमण पर चर्चा किया था। हम ये भी देखा था कि किस तरह से गुलाम वंश के 2 राजा, एक तो इल्तुतमिश और दूसरे बलबन ने सैन्य शक्ति के आधार पर, उसके बल पर और किस तरह से कूटनीति के बल पर दिल्ली सल्तनत को बचाए रखा। बलबन की मृत्यु के बाद 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं और यहां से खिलजी वंश आरंभ होता है। उनकी उम्र उस समय 70 वर्ष थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें मंगोलों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। वो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश के सेनाध्यक्ष थे और बलबन के शासन काल में एज ए सेनाध्यक्ष कई बार उन्होंने मंगोलों से टक्कर लिया था और उन्हें परास्त किया था। 1291-92 मात्र साल 2 साल के अंतर्गत में हम देखते हैं कि हलाकू खान का पोता अब्दुल्ला दिल्ली पर चढ़ बैठता है। हम ये भी देखते हैं कि यद्यपि की राजा बहुत वृद्ध थे, यद्यपि की राजा बहुत दयालु थे, लेकिन उसके बावजूद वो मंगोलों को हराने में कामयाब रहते हैं, उन्हें भारत से खदेड़ने में कामयाब होते हैं। फिर इतिहासकार हमें बताते हैं कि मंगोल उनकी दयालुता और जनहित में जो उनकी सोच थी उससे प्रभावित होकर लगभग 4000 मंगोल मुसलमान बन जाते हैं और दिल्ली में आके बस जाते हैं। लेकिन ये जो दयालुता थी
ये दयालुता एक राजा के लिए बहुत ही मिसप्लेस था। उनकी दयालुता उन लोगों के साथ भी थी जिनके साथ नहीं होनी चाहिए थी। बलबन के भतीजे मलिक छज्जू ने एक बार विद्रोह किया और जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें माफ कर दिया। दूसरी बार फिर उन्होंने इसी समय जब मंगोल का आक्रमण हो रहा था फिर विद्रोह किया और इस बार भी उन्हें सिर्फ इतनी सजा मिली कि अलाउद्दीन खिलजी कड़ा के गवर्नर बन गए और उन्हें पद से हटा दिया गया। जनहित में राजा की दयालुता प्रशंसनीय होती है, लेकिन प्रशासनिक पकड़ को मजबूत रखने के लिए जो लोग विद्रोह करते हैं, जो लोग राज के खिलाफ होते हैं, जो लोग जनहित के खिलाफ होते हैं, उनसे कठोरता से निपटना जरूरी होता है। जलालुद्दीन की दयालुता ने उनको कुलीनों के, सेनानायकों के बीच बहुत ही कमजोर शासक साबित कर दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि उनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जिसे मलिक छज्जू के जगह पर कड़ा का गवर्नर बनाया गया था, उसने एक अभिनंदन समारोह में जो 1296 में हुआ, उसमें उसकी हत्या का षड्यंत्र रच उनकी हत्या कर दी और खुद दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की जो नीति थी उसमें बहुत बदलाव लाया। जलालुद्दीन खिलजी की कमजोरी जो जन जन तक पहुंच चुकी थी, उसकी विवेचना किया उसने पाया कि ये कुलीन बहुत पैसे वाले और बहुत सामर्थ्यवान बन गए हैं। दूसरी चीज कि इन कुलीनों के बीच आपस में बैठकर मदिरा पान करना और इन कुलीनों के बीच वैवाहिक संबंध षड्यंत्र के जड़ में है। और उसके साथ साथ उसने ये भी पाया कि उनके गुप्तचर व्यवस्था बड़ा ही कमजोर था, जो सही समय पर किसी भी विद्रोह की खबर नहीं दे पाता था। उसने सबसे पहला काम किया कि इन सब तरह के तौर तरीके जो कुलीनों के थे, जिनसे विद्रोह का खतरा बना रहता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। सिर्फ कुलीनों पर ही नहीं, उन्होंने उलमाओं पर भी प्रशासनिक काम में दखल देने पर रोक लगा दिया। राजा अब सही माने में राजा के तौर पर था, गलत करने वाले को सजा देने के लिए आतुर था। ऐसे में आंतरिक शक्ति अलाउद्दीन खिलजी की बहुत अच्छी हो गई। उसने सेना में भी कई सुधार किए। लोग सैनिक की जगह दूसरे को भेज देते थे, इसलिए उसने चेहरा के बारे में सोचा कि सबका एक डिटेल विवरणी होना चाहिए कि सैनिक कैसा है, कैसा दिखता है। उसने घोड़ों के बारे में भी यही काम किया कि उस पर दाग लगाना शुरू किया कि ये सेना का घोड़ा है और ये आम घोड़ा है। और उसने इस उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो उनके पूर्व के किला थे, दुर्ग थे, उसको मजबूत किया, एक स्टैंडिंग आर्मी बनाया। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार सिर्फ घुड़सवार 4.25 लाख उनके पास थे, पैदल सेना की तो कोई गिनती ही नहीं थी। फिर से अलाउद्दीन खिलजी के इन सुधारों के कारण आंतरिक विद्रोह का खतरा टल गया,
आंतरिक षड्यंत्र से दिल्ली सल्तनत बच गई और वो मंगोलों से टक्कर देने के लायक हो गए। फिर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने आंतरिक स्थिति पर जब पूरा पूरा कंट्रोल रख कर लिया तो 1297 से लेकर के 1299 में लगातार मंगोलों का हमला होता है। यह हमला 1299 वाला पूर्व के हमलों से कुछ अलग था। अभी तक अपने साम्राज्य के लिए धन इकट्ठा करना, अपने साम्राज्य को मजबूत रखने के लिए सेना को तनख्वाह देने के लिए ये लूटपाट की नीयत से यहां आते थे। लेकिन अब दोआ खान का पुत्र कुतलू ख्वाजा जब दिल्ली तक पहुंचते हैं तो इस बार उनकी मंशा सिर्फ लूटपाट नहीं थी, सिर्फ आतंक का राज स्थापित करना नहीं था ताकि लोग उनके विरुद्ध खड़े न हों। इस बार उनका मकसद जो था वो था कि साम्राज्य को विस्तार करना, इसलिए कि ईरान के खान दो इतने मजबूत हो चुके थे कि दोआ खान के लिए मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में साम्राज्य के विस्तार की कोई संभावना नहीं रह गई थी। दोआ खान जो ट्रांसऑक्सियाना के खान थे और खान दो जो ईरान के खान थे, इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इसलिए उनका रुख अब साम्राज्य विस्तार के लिए भारत की ओर हो गया। हमने आपको पहले ही बताया कि उस वक्त मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और अफगानिस्तान के जो क्षेत्र थे उनकी राजनीति में पूरा संपूर्ण भारत नहीं था। पंजाब ही उनका आखिरी सीमा था। कभी भारत के राजा उस एरिया में जाकर के अपनी हुकूमत कायम कर लेते थे, कभी उनके सम्राट इस क्षेत्र में आकर के अपनी हुकूमत कायम कर लेते थे। आज की तरह कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं थी। आज की तरह एक अस्थाई सेना और एक अस्थाई सीमा नहीं थी। आज भी हम देखते हैं कि सीमा विवाद होता है, जैसे चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, लेकिन फिर भी एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है, इंटरनेशनल लॉ है जिसको सभी मानते हैं और किसी भी देश पर चढ़ाई को उनकी संप्रभुता के खिलाफ मानते हैं। लेकिन उस वक्त जब बातें तलवारों से तय होती थी, जब सीमाएं तलवारों से तय होती थी, उस वक्त आज के नियम लागू नहीं हो सकते। आज की तरह किसी का कोई सीमा नहीं था। एक क्षेत्र विशेष होता था और वहां की जो भौगोलिक और राजनीतिक की स्थिति होती थी, उनके जो सम्राट ताकतवर होते थे वो आसपास के क्षेत्रों में अपना विस्तार करते थे या लूटपाट करते थे, जैसा कि मध्य एशिया के सभी कबायली करते रहे थे। फिर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने मंगोलों से टक्कर लिया, लेकिन रणथंबोर के राजा, उनके खिलाफ यह आरोप था कि उन्होंने मंगोलों को शरण दिया और उनको दिल्ली सल्तनत को सौंपने से इनकार किया। इसलिए हम देखते हैं कि हमीर देव जो राजा थे रणथंबोर के, उनके विरुद्ध एक अभियान अलाउद्दीन चलाते हैं और 1301 में रणथंबोर जीत लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि मंगोलों के सरदार तारगी भारत पर आक्रमण करते हैं और 1303 में उनके इस आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत
और मंगोलों के सरदार तारगी के बीच जो युद्ध होता है वो युद्ध 1303 से 1306 तक होता है। 1305 में अमरोही युद्ध में अलाउद्दीन विजय होते हैं और फिर उसके बाद 1306 में जो रावी युद्ध के नाम से जाना जाता है उसमें भी वो विजयी होते हैं। इस तरह से मंगोलों की जो प्रसारवादी नीति थी उस पर पूरी तरह से रोक लग जाता है और ये भी समझ में आता है मंगोलों को और भारत के राजाओं को कि अब भारत सेना के बल पर भी मंगोलों से टक्कर दे सकता है। फिर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो ठीक चंगेज खां की मृत्यु के 100 साल के बाद हुआ, यानी 1327 में हुआ, मंगोल का नेता तारा शिरीन आक्रमण करता है। जो इतिहास हमें पता है उससे ये लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक उन्हें परास्त कर देते हैं और तारा शिरीन के बारे में कहा जाता है कि वो खुद भी इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं और इस तरह से खिलजी वंश और तुगलक वंश के बीच में जो आक्रमण होता है उसका प्रभाव भारत के एक छोटे से हिस्से जिसे हम उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र कहते हैं या जिसे उस वक्त पंजाब कहते थे वहीं तक सीमित रहता है। दिल्ली बची रहती है। धन्यवाद। जोहार।